हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार भल से आप लोगों के लिए आज फिर से अ, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वैसे ये टॉपिक जो नया नहीं है, हम पिछले वीडियोस जो हमने देखे थे पूर्ति के बारे में, पूर्ति की अवधारणा देखी थी, पूर्ति और स्टॉक में अंतर देखा था, और साथ ही साथ हमने देखा था पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। मगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उससे रिलेटेड है जो एग्ज़ाम में ट्वेल्थ जो स्टूडेंट्स हैं ट्वेल्थ की, उनके एग्ज़ाम में खासकर पूर्ति का जो नियम है अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता आया है। तो इस पूर्ति के नियम के बारे में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या है पूर्ति का नियम। अगर सिंपल से अगर उसके डेफिनेशन अगर हम देखें पूर्ति के नियम की, कि अन्य बातों के यथा स्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। थोड़ा आप लोगों को समझ में आया आया होगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अन्य बातें यथा स्थिर रहने पर, अब अन्य बातें कौन सी, देखिए ये सोशल साइंस से रिलेटिव जो है अर्थव्यवस्था होती है, अर्थशास्त्र होता है, इसलिए ये मानवीय विज्ञान होने के साथ साथ ये जो परिवर्तित भी होता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशंस जो है वो लेके चलना पड़ती है, खासकर मान्यताएं लेके चलना पड़ती है। तो अन्य बातें यानी मान्यताओं की बातें हो रही है कि अन्य बातें यथा स्थिर होने पर नियम किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। कि अन्य बातें यथा स्थिर होने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें यथा स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो पूर्ति में भी क्या होगी, कमी होगी। यानी कि जो पूर्ति का नियम है वो पूर्ति और कीमत में संबंध को व्यक्त करता है, और खासकर कैसे संबंध को व्यक्त कर रहा है, ये धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो पूर्ति पूर्ति में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए कोई सी वस्तु है, उसकी कीमत में अगर मान लीजिए 20 रुपये या 20% वृद्धि हुई तो उसकी जो पूर्ति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वो वृद्धि 5% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। वो वस्तु के स्वभाव पर डिपेंड है कि वस्तु कौन सी कैटेगरी में आ रही है, कौन सी वस्तु है, आवश्यक वस्तु है, विलासित वस्तु है, आरामदायक वस्तु है, ठीक है ना, या जीवन रक्षक वस्तुएं हैं। वस्तु की कंडीशन पे या वस्तु के स्वभाव पर डिपेंडेंट करता है कि वो वहाँ वो पूर्ति जो है कितनी बढ़ रही है। मगर हाँ, कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। ये पूर्ति का क्या है, नियम है, ठीक है। मगर जो नियम है वो इन मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखो मान्यताएं कौन कौन सी होना चाहिए इस नियम के लागू होने के लिए। पहली मान्यता होना चाहिए कि आय यथा स्थिर रहना चाहिए। अब किसकी आय यथा स्थिर रहना चाहिए, क्रेताओं और विक्रेताओं की, दोनों की आय जो है वो कैसी होना चाहिए, यथा स्थिर होना चाहिए। तब जाके नियम क्या करेगा, काम करेगा। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में कमी हो गई है, उस कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है, तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम होना चाहिए। मगर मान लीजिए कि क्रेताओं की आय बढ़ गई है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, क्रेताओं की आय अगर मान लीजिए बढ़ बढ़ जाएंगे तो बढ़ी हुई कीमत पे भी क्या करेंगे, वो अधिक वस्तुओं की क्या करेंगे, वो मांग करेंगे, ठीक है ना। तो आय जो है, क्रेता हो चाहे विक्रेता है हो, कैसी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दूसरी मान्यता है रुचि और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खासकर क्रेताओं और विक्रेताओं की रुचि और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए रुचि और स्वभाव में अगर परिवर्तन हो जाता है तो नियम जो हो क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। कि जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ, ठीक है ना, मगर कॉफ़ी की कीमतें क्या हो चुकी है, बढ़ गई है, तो मार्केट में क्या हो जाएगी, कॉफ़ी की पूर्ति बढ़ जाएगी। मगर मेरा स्वभाव बदल गया, मेरा रुचि बदल गई, मेरे को चाय नहीं पीना है, मुझे क्या पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, मुझे क्या पीना है, चाय पीना है। तो ये स्वभाव परिवर्तित होने पर जो है पूर्ति का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। जरूरी है कि स्वभाव और रुचि जो है वो क्या होना चाहिए, यथा स्थिर होना चाहिए। तीसरी इसकी मान्यता है वो है उत्पादन के साधनों की कीमत भी ये स्थिर होना चाहिए। किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए उत्पादन के संसाधन लगते हैं, ठीक है ना, और मुझे पता है आप लोगों को उन संसाधनों के बारे में पता होगा, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला संसाधन कौन सा होगा, भूमि की बात करें, ये उत्पादन का संसाधन है, उत्पत्ति के संसाधन है, पहली बात करें। दूसरी अगर बात करें भूमि के बाद में क्या आता है, श्रम आता है, ठीक है ना। श्रम के बाद में क्या आता है, पूंजी आती है, ठीक है ना। पूंजी के बाद में क्या आता है,
पूंजी के बाद आता है संगठन आता है, ठीक है ना। संगठन के बाद में क्या आता है, फिर साहस आता है। ये जो है उत्पादन के क्या है, 5 संसाधन है। इनके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनकी साहस तो जो उत्पादक है वही होता है खासकर देखा जाता है, मगर मान लीजिए भूमि, पूंजी या श्रम की कीमतें अगर बढ़ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादन लागत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब उत्पादन लागत बढ़ेगी तो किसी वस्तु की क्या हो जाएगी, कीमत भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है नियम काम करना बंद कर देगा। इसलिए जरूरी है, मान्यता है कि उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों की जो कीमत है वो कैसी होना चाहिए, यथास्थिर होना चाहिए, जब पूर्ति का नियम लागू होगा। चौथा और अंतिम जो मान्यता है वो है कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी पूर्ति में परिवर्तन होना चाहिए जी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ है तो पूर्ति में भी परिवर्तन होना चाहिए, ये मान्यता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नियम काम करना बंद कर देगा या फिर नियम काम नहीं करेगा। देखिए अभी हमने बात करी थी पूर्ति की और पूर्ति की मान्यताओं की बात करी थी, ठीक है ना। पूर्ति के नियम के बारे में बात करी और पूर्ति के मान्यताओं के बारे में बात करी है। नियम सीधी सी बातें बताता है कि कीमत और पूर्ति के साथ में धनात्मक संबंध है, उन मान्यताओं के भी बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं पूर्ति के नियम की व्याख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि पूर्ति जो है वो कीमत के साथ में जो है उसका संबंध धनात्मक होता है, ठीक। ये तालिका है, पूर्ति तालिका इसमें बताई गया है। पूर्ति तालिका में आप देखोगे तालिका में कि किसी वस्तु की मान लीजिए कीमत 5 रुपये है, ठीक है ना, तो उसकी बाजार में उपलब्ध जो है उसकी प्रति इकाइयाँ कितनी है, वो 100 है। अब कीमत जो है जैसे जैसे बढ़कर 5 से 10 हो गई है तो जो है पूर्ति में भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। 100 से कितनी हो गई है, 120 हो गई है। कीमत बढ़कर जब 10 से 15 हुई तो पूर्ति भी क्या हो गई, बढ़कर 120 से 100 क्या हो गई है, 30 हो गई है। कीमत बढ़कर 15 से 20 हो गई है तो पूर्ति भी बढ़कर क्या हो गई है, 130 से बढ़कर कितनी हो गई है, 150 इकाइयाँ हो गई है। और कीमत जब बढ़कर 25 रुपये हो गई है तो पूर्ति भी क्या हो गई है, बढ़कर 150 से कितनी हो गई है, 160 हो गई है। तो ये तालिका जो है वो बता रही है कि पूर्ति का नियम जो है वो पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध की व्याख्या कर रहा है। जैसे जैसे कीमत में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, पूर्ति में भी वैसे वैसे क्या क्या होता जा रहा है, वो भी वैसे वैसे बढ़ रही है, ठीक है। ये नियम इसी तरीके से इसमें कार्य करता है। अब जब इस तालिका को अगर मान लीजिए हम डायग्राम पे ले जाएं तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। एक OY अक्ष पर जो है वो क्या है, वस्तु की कीमत है। OX अक्ष पर वस्तु की क्या है, पूर्ति यानी मात्रा है, ठीक है ना। जब हम देखें कि किसी वस्तु की कीमत वो है वो कितनी है, OP है, वस्तु की कीमत कितनी है, OP है, तो उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है ना, उसकी मात्रा कितनी है, OQ है, ये O से AQ है। मगर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत OP से कितनी हो जाती है, OP2 हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। कीमत क्या हो गई है, यहाँ पर बढ़ गई है, OP से क्या हो गई है, OP2 हो गई है। तो मात्रा भी क्या हो गई है, OQ से बढ़कर कितनी हो गई है, OQ2 हो गई है। यानी कि कीमत बढ़ी तो मात्रा भी क्या हो गई, किसी वस्तु की क्या हो गई है, किसी वस्तु की मात्रा यानी पूर्ति भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब देखिए किसी वस्तु की कीमत जो है वो OP है और मात्रा कितनी, OQ है, मगर कीमत में क्या हो गई है, कमी हुई। OP से कितनी हो गई है, OP1 हो गया है, ठीक है ना। तो मात्रा भी क्या हो गई है, OQ से घटकर क्या हो गई है, OQ1 हो गई है, ठीक। तो इस तरीके से डायग्राम को भी देखने से अगर मान लीजिए देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि पूर्ति का नियम जो है वो पूर्ति के साथ में धनात्मक संबंध को व्यक्त कर रहा है, ठीक। ये जो पहली कीमत है वहां पर OP में जो है वो OQ पूर्ति है तो वो E बिंदु पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। OP2 कीमत है तो OQ मात्रा, वस्तु की OQ मात्रा पर कहाँ पर वो क्रॉस कर रहे हैं, E2 पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब इन बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो एक वक्र आता है और इस वक्र को हम कहते हैं पूर्ति वक्र। क्या कहेंगे, पूर्ति वक्र कहेंगे, ठीक है ना। जो कि पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक। और अगर मान लीजिए कुछ इस वीडियो में कमी है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको संतुष्ट करने की। थैंक यू।